हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नैनो केमिस्ट्री में और एक टॉपिक पे। इसका नाम है इस टॉपिक फ्लोरीन्स, यानी इसमें हम फ्लोरीन्स पढ़ेंगे। इन फ्लोरीन्स का दूसरा नाम है बकी बॉल्स, या इनको हम और एक नाम भी कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन्स। ये मैं बाद में बताऊंगा कि बकमिंस्टर फ्लोरीन क्यों कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम आते हैं इनकी डिस्कवरी पे। इनकी डिस्कवरी माना जाता है कि बहुत पुरानी है, लेकिन इनको हाईलाइट किया गया 1985 में, और इनको हाईलाइट करने में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो इन तीन साइंटिस्ट्स का है, क्रोटो, कर्ल और स्मॉले। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये इसके डिस्कवरर है। इन तीनों को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब अगर मैं फ्लोरीन्स की बात करूं तो फ्लोरीन्स आर लाइक दिस, दीज आर बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, हॉलो बॉल, समझ में आया ना। या मैं ये कहूँगा कि सॉसर बॉल जो रहता है, सॉसर या फुटबॉल जिसको आप कहते हैं ना, फुटबॉल, तो फुटबॉल की तरह रहता है। और ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन्स एक फैमिली है इनकी पार्ट सब्सटेंसेस की। तो इस फैमिली में ये जो फ्लोरीन है, इसको मैं कहता हूँ C60, ये सबसे मशहूर है, और इसी को हम बकी बॉल भी या बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन क्यों कहते हैं। देखो, सबसे पहले जब इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था ना, तो इसका स्ट्रक्चर एक ऑलरेडी प्रेजेंट स्ट्रक्चर से मिलता जुलता था। वो क्या था? वो था जियोडिस्क डूम, यानी एक डूम था, डूम, जो डूम बनाया था एक अमेरिकन आर्किटेक्ट, उसका नाम था बकमिंस्टर फ्लर। ठीक है, ये कौन था? ये था आर्किटेक्ट। इस आर्किटेक्ट ने एक डूम बनाया था। ये डूम जो है, ये डूम इस शेप का था, जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, जो ऑलरेडी बनाया था इसने। वो बड़ा डूम था, लेकिन ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं। तो इसके एजाज़ में, यानी इसके ऑनर में, इसका नाम रखा गया फिर बकमिंस्टर फ्लोरीन, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर ये इस डूम के साथ में मिलता जुलता है। ठीक है, क्लियर। अब हम पहले बात करेंगे ये जो फ्लोरीन्स है ना, ये है क्या। देखो, अगर मैं C60 फ्लोरीन की बात करूं या दूसरे फ्लोरीन्स की बात करूं, तो ये बने हुए रहते हैं कार्बन्स की। किसके बने हुए रहते हैं? ये कार्बन्स की। मैं बोलूँगा ये कार्बन्स की, कार्बन। क्लियर। तो कार्बन्स की और भी चीज़ें रहती है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो मैं बोलूँगा कि फिर ये एक एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या रहते हैं? एलोट्रॉप उनको कहते हैं, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनमें मतलब जो एक ही एलिमेंट के बने हों, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर वो डिफरेंट हो। समझ में आया ना। या मैं कहूँगा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहती है, लेकिन रहते तो एक ही एलिमेंट की। जैसे इसका और एक एलोट्रॉप है डायमंड। ये भी एलिमेंट है, कार्बन का बना हुआ रहता है। ठीक है, यह ग्रेफाइट भी एलिमेंट है। और है ये फ्लोरीन। सो ये जो तीनों है, दीज आर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। समझ में आया ना। यानी ये तीनों कार्बन एलिमेंट के बने हुए रहते हैं, लेकिन इनका फॉर्म अलग अलग है। अगर मैं डायमंड की बात करूं, डायमंड में इस तरह रहता है, इसमें कार्बन जो है ना, एक कार्बन के साथ और 4 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं, और एक नेटवर्क बनता है, नेटवर्क बॉन्डिंग, यानी कार्बन कार्बन कार्बन, फिर हर एक कार्बन के साथ में फर्दर 4 बॉन्ड्स रहते हैं। इस हिसाब से इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp3, और हर एक कार्बन पे टेट्राहेड्रल जियोमेट्री रहती है। समझ में आया। अगर हम ग्रेफाइट की बात करेंगे, ग्रेफाइट में एक कार्बन पे सिर्फ 3 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं, और इसमें हर एक कार्बन पे एक डबल बॉन्ड रहता है। यानी मैं ये कहूँगा कि हर एक कार्बन इसका जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड दीज आर शीट लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसी शीट्स रहते हैं, लेयर्स रहते हैं। ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हैं। अब फ्लोरीन्स जो है, फ्लोरीन्स में भी एक कार्बन के साथ में फर्दर 3 कार्बन रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हर एक कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड है। समझ में आया। हर एक कार्बन के ऊपर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है।
तो अगर मैं हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखूं वो भी sp2 होगी। ठीक, ये दिमाग में रख लेना। अब इसको समझने के लिए, इस फ्लोरीन को समझने के लिए मैं आपको C60 की थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। C60 को आप दिमाग में रखो, ये है फ्लोरीन। इस फ्लोरीन को अगर आप गौर से देखोगे ना, इसमें ये कार्बन, ये ब्लैक डॉट्स हैं, ये है कार्बन, ये मान लो ये कार्बन एटम्स है, ठीक है। और ये जो रेड लाइंस मैंने बताई ये है कोवैलेंट बॉन्ड। अगर आप इनको गौर से देखोगे, हर एक कार्बन यानी हर एक डॉट फर्दर 3 डॉट से जुड़ा हुआ है। क्लियर? यानी इसमें 3 बॉन्ड से, जैसे इस पे 3 बॉन्ड से, इस पे 3 बॉन्ड से, इस पे 3 बॉन्ड से। जो चौथा बॉन्ड है, चौथी वैलेंसी, वो फिल होती है बाय फॉर्मिंग ए डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड एंड सो ऑन। समझ में आया? ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये जो C60 फ्लोरीन है, इसमें कुछ रिंग्स 5 मेंबर्ड रहती है जिनको हम कहते हैं पेंटागन्स, और कुछ रिंग्स 6 मेंबर्ड रहती है, इनको कहते हैं हेक्सागन्स। लेकिन याद रखना, कोई भी पेंटागन दूसरे पेंटागन के साथ में डायरेक्टली अटैच नहीं है। मैं C60 की बात कर रहा हूँ। हर एक पेंटागन के सराउंडिंग में सिर्फ हेक्सागन्स रहते हैं। समझ में आया ना? और अगर मैं C60 की बात करूं, इसमें 12 पेंटागन रहते हैं। कितने रहते हैं? 12 पेंटागन्स, यानी 5 मेंबर्ड रिंग्स, और 20 हेक्सागन्स। मैंने 12 और 12 एक साथ बोला था। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आया ना। 12 पेंटागन्स हैं और 20 हेक्सागन्स। इसका मतलब इसमें 5 मेंबर्ड रिंग्स अगर आपसे कोई पूछे कितनी रहती है, तो वो रहती है 12। और अगर आपसे कोई 20 रिंग्स की बात करे, 6 मेंबर्ड रिंग्स की बात करे, तो वो रहती है 20। ये है C60 की बात, ठीक है। ये याद रख लेना, किसकी बात है? C60 की बात। मैं यहाँ पे ये नीचे लिख लेता हूँ। अगर मैं C60 की बात करूँगा, इसमें 12 पेंटागन्स और 20 हेक्सागन्स रहती हैं, ठीक है। और हर एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और इसकी हर एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। समझ में आया ना? और हर एक कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड रहता है, यानी इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं। क्लियर? अब अगर मैं इस बॉल की, जो C60 का बॉल है, ये इसको बनाऊंगा ऐसे बॉल सिंपल। इसका मैं अगर डायमेंशंस देखूं, ठीक है, अगर आप इसको तीनों डायमेंशन आप कहीं से भी देखो इसको, इसका जो डायमीटर रहेगा वो रहेगा लेस देन 100 नैनोमीटर। तो ये नैनो पार्टिकल है, हर तरफ से नैनो पार्टिकल है। और जो भी सब्सटेंस हर एक डायमेंशन में लेस देन 100 नैनोमीटर रहता है, उसको हम कहते हैं ये 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल है। नैनो मटेरियल, 0 डायमेंशनल मटेरियल बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। 0D मटेरियल। 0D मतलब क्या है? ये हर एक डायमेंशन में, ये हर तरफ जो है लेस देन 100 नैनोमीटर। इतना क्लियर समझ आया? तो दीज आर बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक। अभी मैंने C60 की बात की, इसमें मैंने आपको कहा इसमें 12 पेंटागन्स और 20 हेक्सागन्स रहते हैं, ठीक। तो ये था यहाँ पे। अब आप वीडियो को थोड़ी देर रोको और आप इसके बारे में थोड़ा सोचो। मैंने C60 की बात इसलिए की क्योंकि ये सबसे फेमस है और ये सबसे ज़्यादा इस पर काम किया गया है, ठीक है। अब रोको वीडियो को और सोचो हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, आपने सोचा ना, शाबाश। अब देखो, अब मैं तो बात कर रहा था इसकी C60 की, लेकिन फ्लोरीन्स में सिर्फ C60 नहीं रहते। C स्टैंड्स फॉर कार्बन, C स्टैंड्स फॉर कार्बन, और ये यहाँ पे जो ये रहता है नंबर N, ये है नंबर ऑफ कार्बन्स। मैं बोलूँगा इसको N। जैसे यहाँ पे C कार्बन 60, मतलब इसमें 60 कार्बन होंगे, 60 कार्बन होंगे जो C60 फ्लोरीन है, ठीक है।
लेकिन सिर्फ C60 नहीं होता है, C20 से लेके C1000 तक के फ्लोरीन मौजूद है, ठीक है, इतने सारे हैं। यानी मैं बोलूँगा कि N जो है इट रेंजेस फ्रॉम 20 to 1000, बहुत सारे फ्लोरीन्स हैं। जैसे एग्जांपल बताऊंगा मैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास में C60 है, C70 है, C20 है, C80 है एंड सो ऑन, राइट। इतना याद रख लेना। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ इसके बारे में। देखो कोई भी फ्लोरीन रहे C20 से लेके C1000 तक, कोई भी फ्लोरीन रहे, नंबर ऑफ पेंटागन्स जो रहेगा, नंबर ऑफ पेंटागन्स इज ऑलवेज 12। ये 12 ही रहेंगे, पेंटागन्स हमेशा 12 ही रहते। फिर वेरी क्या होता है, समझ में आया ना, ये कितने रहते हैं, 12 ही रहते, इतना याद रख लेना। लेकिन नंबर ऑफ हेक्सागन्स जो है, नंबर ऑफ हेक्सागन्स वो वेरी होते हैं, वो वेरी होते हैं। अगर आपको निकालना कि किसी फ्लोरीन में कितने हेक्सागन्स हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ हेक्सागन्स, उसके लिए एक फार्मूला है, वो बराबर रहता है n नंबर ऑफ C, यानी C कितने हैं, माइनस करेंगे इसमें 20, क्या करेंगे 20, डिवाइड बाय करेंगे हम 2, चलो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। सपोज मैं लेता हूँ C20, इसमें नंबर ऑफ हेक्सागन्स कितने होंगे, ये सॉरी Hg लिखूँगा मैं, हेक्सागन्स कितने होंगे, वो बराबर होगा 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं अलग कलर से बनाऊंगा। ये जो C20 है इसमें नो हेक्सागन, कोई हेक्सागन नहीं रहता, ओनली पेंटागन्स रहते, इतना याद रख लेना, ठीक है। इसमें क्या रहते हैं, सिर्फ पेंटागन्स। अब C60 की तो आपको मालूम है। चलो अगर मैं फिर भी C60 का काउंट करते हैं, देखते हैं ये फार्मूला फिट होता क्या, ठीक, ये तो होगा इतना। अब मैं C60 काउंट करता हूँ, मैं लिखूँगा नंबर ऑफ Hg हेक्सागन्स कितने हैं, मैं लिखूँगा 60, यानी n नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन इसमें 60, इसमें कितने कार्बन है 20। ये जो नंबर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन्स इन फ्लोरीन। और मैंने ये कहा कि ये जो बॉल्स है ना, ये फ्लोरीन बकी बॉल्स, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये वेरी होते हैं साइज़ में, कोई 20 कार्बन का है, कोई 60 का है, कोई 80 का है, कोई 1000 का है। यहाँ पे लिया मैंने C60, इसका मतलब इसमें 60 कार्बन है, तो हमें देखना है इसमें हेक्सागन कितने होंगे। मैं करूँगा 60 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, हमारा फार्मूला जो है ऊपर ये वाला फार्मूला, वो आएगा बराबर 60 माइनस 20 कितना होता है 40 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल 20। क्लियर। इसी तरह आप C80, C90 या C70 वगैरह में निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, शाबाश। अब देखो और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ये याद रख लेना। ये जो है ना, ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे ऐसे मिलते हैं ना, ये 3 कार्बन मिलते हैं, ये इनके वर्टाइसेस हैं, ठीक है, वर्टाइसेस। और ये जो लाइन्स है, यानी बॉन्ड्स, इनको बोलते हैं हम इनकी एजेस, राइट। और ये जो बीच में ऐसे खाली है ना, ये फेस है इसका, जैसे हेक्सागोनल फेस, पेंटागोनल फेस, जिस तरह फुटबॉल में रहता है। आप फुटबॉल को गौर से देखना, उसमें आपको हेक्सागोनल फेस और पेंटागोनल फेस दिखेगा, उसको आप C60 समझ सकते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी है, फुटबॉल बहुत बड़ी है, ये बहुत छोटे रहते हैं, ये आँख से नज़र नहीं आते, नैनो पार्टिकल्स हैं ये। क्लियर। अब देखो इनमें अगर आपको निकालना हो रिलेशन, यानी वर्टिक्स और एजेस और फेसेस, इसके लिए एक रिलेशन है, उसको बोलते हैं यूलर्स रिलेशन, वो मैं दिखाऊंगा आपको। यूलर्स रिलेशन क्या है, यूलर्स रिलेशन वो कहता है कि वर्टिक्स, नंबर ऑफ वर्टाइसेस मैं बोलूँगा, प्लस नंबर ऑफ फेसेस, वो बराबर रहते हैं नंबर ऑफ एजेस यानी L
+2, ये याद रखना। F क्या है? फेसिस। V क्या है? वर्टाइसिस। L क्या है? एजेस। समझ में है ना? तो ये याद रखना, ये आप निकाल सकते हैं, तो हमें इसमें नहीं जाना अभी। फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगा और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो ये है कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसी रहती है, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। अब देखो, हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इनकी कैसी रहती है। अगर आप फ्लोरीन्स देखेंगे ना, फ्लोरीन्स को आप क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, इनके क्रिस्टल्स, ये मान लो फ्लोरीन्स, ये ऐसे क्रिस्टल्स भी बनाएंगे। लेकिन एक फ्लोरीन का दूसरे फ्लोरीन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना, ये होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फ्लोरीन फ्लोरीन, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। यानी ये मान लो ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, C60 मॉलिक्यूल, ये भी C60 मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो रहती है वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में है ना? ये वॉन डर वाल्स फोर्स रहती है। और जब ये हम कंबाइन करते हैं, साथ में मिलाते हैं, कूल करते हैं, तो ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये जो क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टल ऑफ फ्लोरीन, समझ में है ना? क्रिस्टल कैसे बन गया? हमने बहुत छोटे छोटे जो फ्लोरीन्स हैं वो साथ में मिलाए, नैनो पार्टिकल्स, वो मिलके एक बल्क बनाएंगे, क्रिस्टल बनाएंगे। समझ में आया? इन क्रिस्टल्स को कहते हैं, और कॉल्ड, मैं लिखूंगा यहाँ पे ब्लैक थोड़ा सा अलग कलर से, और कॉल्ड, इनको बोलते हैं हम फ्लोराइट्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोराइट्स, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे इनमें वॉन डर वाल्स फोर्सेस है। और वॉन डर वाल्स फोर्सेस जहाँ पे रहते हैं, उन क्रिस्टल्स को क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। पढ़ा होगा ना आपने, 12th में पढ़ा है आपने, समझ में है ना? सॉलिड्स पढ़ा है, सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वहाँ पे आयनिक क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स, ठीक है, इस तरह से वो नेटवर्क क्रिस्टल्स वगैरह जो पढ़े हैं आपने, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स भी आपने पढ़े हैं। तो फ्लोरीन रहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स जो हैं ये सॉफ्ट रहते हैं, और ये इनमें ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता। क्लियर? ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर मैं फ्लोरीन का क्रिस्टल ले लूँ, इसमें पैकिंग होगी ऐसे, मतलब ये दूर दूर बैठेंगे, है ना, ये मान लो ये क्लोज पैकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल ये, ठीक, समझ में आया ना? इनके बीच में ये जो जगह रहती है, इसको क्या कहते हैं हम? शाबाश, वॉइड, वॉइड है ना, या कहते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। और ये वॉइड्स हमारे पास में दो तरह के रहते हैं, एक रहते हैं ऑक्टाहेड्रल, दूसरा रहता है टेट्राहेड्रल। शाबाश, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये आपने पढ़े हैं ना। अब इनमें भी ये बनते हैं, यानी फ्लोराइड्स जो हैं, यानी फ्लोरीन के क्रिस्टल जिनको हम फ्लोराइड्स कहते हैं, इनमें भी वॉइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं इनमें? वॉइड्स। लेकिन ये वॉइड्स जो है ना, ये बड़े रहते हैं। क्या रहते हैं? बड़े, यानी इट इज़ दीज आर लार्जर इन साइज। किससे बड़े रहते हैं मैं बताऊंगा। ये है लार्जर इन साइज, ये बड़े रहते हैं। किन से? मेटल्स से, क्योंकि मेटल्स में मेटलिक बॉन्डिंग रहती है और वो क्लोज पैक्ड रहते हैं, उनमें जो स्पेस रहती है वो कम रहती है। इसी तरह से आयनिक क्रिस्टल्स में आयनिक बॉन्डिंग रहती है, तो इनमें वॉइड्स जो है वो छोटे रहते हैं। जबकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, इनमें स्पेस ज़्यादा रहती है, क्योंकि जगह यहाँ पे ये दूर दूर रहते हैं ना। ये जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, वॉन डर वाल्स अट्रैक्शन, ये मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा नज़दीक नहीं लाती, इसलिए इनमें स्पेस ज़्यादा रहती है। अब अगर स्पेस ज़्यादा रहे तो हम इजीली इनके अंदर डोपिंग करा सकते हैं। डोपिंग, डोपिंग का मतलब क्या रहता है? एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी, यानी कोई भी चीज़ इसमें छोटी सी डाल देना, उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डालना, यानी फॉरेन सब्सटेंस इसमें हम डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसमें डोप कर सकते हैं लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एट्सट्रा, दीज कैन बी इजीली डोप्ड। ठीक है। और ये जो डोप्ड क्रिस्टलाइट है, डोप्ड जो फ्लोराइट है, इनको हम बोलते हैं फ्लोराइड्स। मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे, डोप्ड फ्लोरीन्स और फ्लोराइड्स। फ्लोराइट मतलब इसका क्रिस्टल, और कोल्ड। इसको मैं अलग कलर से इसलिए लिखूंगा ताकि याद रहेगा। दीज आर कॉल्ड फ्लोराइड्स। आइड जब लग गया ना, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज इन पे होगा, और यानी इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे, ये नेगेटिव बनाएंगे, और सोडियम या पोटेशियम या रुबिडियम पॉजिटिव होगा, इसीलिए आइड। जैसे सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव फ्लोराइड नेगेटिव। समझ में है ना? क्लियर। एक एग्जांपल देता हूँ मैं एक डोप्ड सब्सटेंस की, जैसे रुबिडियम, सीसियम ट्वाइस और C60, ये एक डोप्ड मॉलिक्यूल है, राइट। डोप्ड सब्सटेंस है। ये डोपिंग के बाद में इनकी प्रॉपर्टीज जो है चेंज होती है, प्रॉपर्टीज चेंज। डोपिंग जो है ये, इनसे हम प्रॉपर्टीज जो है इनकी प्रॉपर्टीज चेंज करा सकते हैं। समझ में है ना? जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ गए तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग है, क्लोराइड की अलग होगी। सोडियम की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन सोडियम पॉजिटिव की अलग है, राइट। उसी तरह से जब इनकी हम डोपिंग करते हैं तो प्रॉपर्टीज चेंज होती है। जैसे ये फ्लोरीन्स में जब हम डोपिंग करते हैं रुबिडियम और सीसियम की, और इस तरह का कंपाउंड बनाते हैं, तो ये बन जाता है सुपर कंडक्टर। क्या बनता है? सुपर कंडक्टर। और इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, जहाँ पे ये सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है, वो है 117 केल्विन, राइट। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, अब मैं सीधा जाता हूँ इनके एप्लीकेशंस पे, यानी ये किस तरह के काम में हम ला सकते हैं। सबसे पहला मैं एप्लीकेशन बताऊंगा आपको, या यूज़ बताऊंगा मैं। हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब अगर इनको हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग के लिए ही, यानी जैसे फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल कैप्चरिंग के लिए, या इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हम इनको यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर, जो फ्री ऑक्सीजन है ना, रिएक्टिव फ्री ऑक्सीजन, उसकी स्कैवेंजिंग के लिए। वो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। चलो यहाँ पे तो सबसे पहला यूज़ मैं बताऊँगा, जो हमारे पास में रिएक्टिव ऑक्सीजन रहता है उसके लिए ROS काम कर सकता है। मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन जो है उसको ट्रैप कर सकता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्कैवेंजर, यानी हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री रेडिकल्स, उनकी कैप्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्री रेडिकल कैप्चर, फ्री रेडिकल कैप्चर, ठीक, समझ में आया। और इसी तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, जैसे स्विच या डायोड्स वगैरह है ना, उसमें यूज़ होता है, या फोटो सेल्स में यूज़ होता है, फोटो सेल्स, राइट। जो सोलर सेल्स है ना, सोलर सेल्स में यूज़ किए जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में ये मदद देंगे। तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं हम, एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं सोलर सेल्स की, इससे। समझ में आया। और इनको हम यूज़ कर सकते हैं अगर जो फ्री रेडिकल्स से जो एलर्जीज़ होती है, वो फ्री रेडिकल्स ट्रैप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। तो मैं बोलूँगा कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं एंटी एलर्जिक सब्सटेंस, ठीक है, या एंटी इन्फ्लामेटरी
इन्फ्लेमेटरी, कैसे जो एलर्जिक सब्सटेंस से जो इन्फ्लामेशन होती है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप करेगा तो इन्फ्लामेशन नहीं होगी, राइट। इसी तरह से ड्रग डिलीवरी में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर स्पेस रहती है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम उसमें यूज़ किया जा सकता है। हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारी यूजेस हैं, अब कितनी लिखेंगे। अब आजकल काम किया जाता है कि सोच रहे हैं कि लोग इसको एज एंटी एच आई वी कैसे बनाया जाए, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ तो सॉरी यूजेस या एप्लीकेशन इसकी आप बहुत लिख सकते हैं, बुक्स में बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन जो इसके मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताया। आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा, ठीक है। कमेंट किया करो, थोड़ी बहुत तकलीफ़ किया करो, मैं भी तो करता हूँ आप लोगों के लिए इतनी तकलीफ़, तो आप भी किया करो, ठीक है। तो चलो आज इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।